मैं राजस्थान के एक बहुत ही छोटे से गांव में रहता हूं। मुझे पढ़ने लिखने का बचपन से ही बहुत शौक रहा है, इसलिए मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया और मैं 12वीं कक्षा तक हमेशा अव्वल आता था। हमारे गांव में कॉलेज नहीं है, इसलिए जिसे भी आगे की पढ़ाई पढ़नी होती उसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था। क्योंकि मैं बहुत ही होनहार छात्र था, इसलिए मेरे पिताजी मुझे आगे पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने मुझे मेरी मौसी जी के पास जयपुर भेज दिया और वहाँ एक कॉलेज में मेरा दाखिला करा दिया। मेरी मौसी जी के 3 बच्चे थे, 2 मुझसे उम्र में छोटे थे और एक मुझसे बड़ा था। उसका नाम राजवीर था। वह कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था। शुरू से ही मेरी और राजवीर की नहीं पड़ती थी। मुझे वह बहुत घमंडी लगता था। मेरी मौसी जी अक्सर राजवीर को कहा करती थी, बेटा जय हमारे यहाँ कुछ ही साल तो रहने आया है, तो क्यों उससे हमेशा झगड़ा करता है। पर राजवीर उनकी बातों को अनसुना कर देता था। वो मुझे हमेशा अपनी ताकत का रौब दिखाता। वो अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता था। उसने पहलवानी में बहुत सारे मेडल भी जीते थे। वह हर महीने पहलवानी की प्रतियोगिता में भाग लेता था और हर बार प्रथम आता था। इनाम स्वरूप उसको बहुत पैसे भी मिलते थे, पर मुझे पता था कि इन पैसों से वो सिर्फ अय्याशी करता था। ये बात मौसा जी और मौसी जी को नहीं पता थी। क्योंकि मैं उसका ये राज जानता था, इसलिए वह मुझसे बहुत नफरत करता था और हमेशा मुझे डरा धमका कर रखता था। मैं भी सिर्फ एक सही मौके की तलाश में था कि कब मैं उसका ये राज मौसी जी के सामने खोल दूं। मुझे वहां रहते अब 3 महीने हो चले थे। इन 3 महीनों में मैंने राजवीर की एक बहुत ही अजीब हरकत देखी। महीने में एक दिन रात को वो घर से चुपचाप निकल जाता था और सुबह लौट कर आता था। मैं इस बात को सुलझा नहीं पा रहा था। एक दिन मैं कैलेंडर में कुछ डेट्स देख रहा था, तभी मेरी निगाह एक बहुत ही अजीब सी बात पर पड़ी। मैंने देखा कि राजवीर महीनों की जिस रात को घर से निकल जाता है वो हमेशा ही अमावस की रात होती है। हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। मैं किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस बात को पूरी तरह साबित कर लेना चाहता था, इसलिए मैंने राजवीर पर निगाह रखना शुरू कर दिया। पूरे 2 महीने तक मैं राजवीर के पीछे साए की तरह लगा रहा। इन 2 महीने में एक और अजीब बात पर मेरा ध्यान गया। महीने की जिस रात राजवीर घर से जाता था, उसके अगले कुछ दिनों तक वह बहुत ही ताकतवर लगता था। उस समय वो पहलवानी में अच्छे अच्छे पहलवानों को धूल चटा देता था, पर जैसे जैसे अमावस की दूसरी रात आती उसकी ताकत कम पड़ने लग जाती थी। उन दिनों वे ज्यादातर प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता था और अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताता था। मुझे ये कोई मामूली बात नहीं लगी। मुझे लगा कि इसके पीछे का रहस्य जानना अब बेहद ही जरूरी हो गया है, क्योंकि अब मैं पूरी तरह सहमत हो चुका था कि अमावस की रात का राजीव से जरूर कुछ लेना देना है। इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं उस रात राजीव का पीछा करूंगा। देखते ही देखते अगले महीने की अमावस की रात आ ही गई। सुबह जब हम नाश्ते के लिए बैठे थे तो मैंने अपनी मौसी जी से कहा, मौसी जी आज मैं अपने एक दोस्त के घर जा रहा हूँ, रात को वहीं रुकूंगा, इसलिए आप रात के खाने पर मेरा इंतजार ना करें। मौसी जी बोली, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। पूरी बातों के दौरान मेरा ध्यान केवल राजवीर पर था। मैं उसके चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह बहुत खुश था। मेरा काम भी आसान हो गया, क्योंकि मैं भी यही चाहता था कि वो मेरी तरफ से संतुष्ट रहे। रात घिरने लगी थी। इतने महीनों में राजवीर के घर से निकलने का समय पहले से ही मुझे पता था। मैं उसी समय घर से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे छुपकर उसके घर से निकलने का इंतजार करने लगा। कुछ ही पलों में राजवीर घर से निकल गया। उसके निकलते ही मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह शहर से बहुत दूर एक सुनसान वीरान खंडर की तरफ बढ़ रहा था। मुझे थोड़ा डर लगा, पर मैंने अपने डर पर काबू पाया, क्योंकि आज मुझे राजीव का राज जानना ही था। वह अपनी बाइक से उतरकर खंडर के अंदर चला गया। मैं भी चुपचाप बिना आवाज किए उसके पीछे पीछे खंडर के अंदर चल पड़ा। अंदर का नजारा बेहद डरावना था, क्योंकि मैं टॉर्च भी नहीं जला सकता था, इसलिए मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। कुछ ही समय बाद राजीव खंडर से बने एक वीरान सी गुफा के अंदर घुस गया। मैं गुफा के एक छोर पर छुप कर खड़ा हो गया। उसके बाद जो मैंने देखा, उसने मुझे सर से पांव तक हिलाकर रख दिया। उस दिन राजीव का अलग ही रूप देखने को मिला। एक बहुत ही घिनौना, निर्दयी और ताकत के नशे में चूर राजीव। गुफा में घुसते ही राजीव ने वहां की सभी मशालों को जला दिया। रोशनी होते ही वहां का नजारा हैरान करने वाला था। वहां एक चट्टान पर बहुत सारी कांच की शीशी रखी थी। उनमें से कुछ ऐसी शीशी थी जिसमें से सफेद रंग का धुआं निकल रहा था और कुछ ऐसी थी जो बंद थी। जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे दिखा कि उन शीशियों में कुछ अजीब से अजीब कैद हैं।
वो सब बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं। तभी राजीव ने वहाँ रखी एक छड़ी उठाई और उसने एक शीशी पर उसी छड़ी को घुमाया। छड़ी के घुमाते ही उस शीशी का ढक्कन अपने आप खुल गया और उसमें से सफेद रंग का धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उसमें से एक अजीब सी दिखने वाली आत्मा प्रकट हुई। राजीव ने तुरंत छड़ी उठाई और उस आत्मा के इर्द गिर्द घुमा दी, जिससे वह आत्मा बेड़ियों में जकड़ गई। ये देख मेरे पसीने छूट गए, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। उस वक्त राजीव का चेहरा बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। उस आत्मा को बेड़ियों में जकड़कर वह ऐसे हंसा मानो जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। वह आत्मा चीख चिल्ला रही थी और बोल रही थी, मेरी ताकत मुझसे मत छीनो, मुझे बख्श दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। राजीव ने खूंखार सी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें कैसे बख्श दूं? तुम सभी तो मुझे ताकत देते हो। चलो तैयार हो जाओ और अपनी सारी शारीरिक ताकत मुझे दे दो। राजीव ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसमें से 3-4 बूंद उस जकड़ी हुई आत्मा पर डाल दी। उन बूंदों के पड़ते ही वह आत्मा झटपटाने लगी। ऐसा लगा मानो कोई उसे जला रहा हो। फिर उसके शरीर में से एक अजीब सी रोशनी निकली। ऐसा लगा मानो उसके शरीर की सारी ऊर्जा बाहर निकल गई हो और वह रोशनी धीरे धीरे राजीव के अंदर समाती चली गई। राजीव अपने हाथों को ऊपर उठा उस रोशनी को अंदर ले रहा था। लगभग 1 घंटे तक यही चलता रहा और उसके बाद वह आत्मा निडाल होकर धरती पर गिर पड़ी। राजीव ने तुरंत अपनी छड़ी उठाई और उस आत्मा को वापस उस बोतल में कैद कर लिया। फिर राजीव ने कुछ घंटे तक वहीं आराम किया और सुबह होते ही वह गुफा से बाहर निकल उस खंडर से भी बाहर आ गया। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई। राजीव को ये ताकत कहाँ से मिलती है? राजीव इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि वह अपने मकसद के लिए किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है? मुझे सब कैद आत्माओं के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मैं दिल से चाहता था कि उन सबको मुक्ति मिल जाए। उनको मुक्त कराने के लिए मेरा गुफा के अंदर जाना जरूरी था। मैंने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर घुस गया। जैसे ही मैं वहां घुसा, सारी कैद आत्माएं शोर मचाने लगी। इतना शोर कि मुझसे सहन नहीं हो रहा था। मैं अपने कान बंद कर खड़ा हो गया। जब उन आत्माओं ने देखा कि मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, तब उन्होंने शोर मचाना बंद कर दिया। जब वह शांत हो गई तो मैंने बोला, मैं राजवीर का दूर का रिश्तेदार हूँ। मैंने उसकी कल की सारी हरकत देख ली। मुझे बहुत अफसोस है कि उसने आप सब लोगों को यहाँ कैद कर रखा है और आप सबको परेशान कर रहा है। मैं आप सबको इस कैद से मुक्त कराने के लिए आया हूँ। क्या आप सब मेरा सहयोग करेंगे? उनमें से एक आत्मा बोली, हमें खुशी है कि आज भी दुनिया में तुम जैसे लोग हैं जो किसी को भी कष्ट में देखकर उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। राजवीर पिछले 1 साल से हम लोगों को परेशान कर रहा है। उसने धीरे धीरे हम सब की शारीरिक ताकत को हमसे छीन लिया है। यदि वह हम बाकी बची हुई आत्माओं से भी सारी ताकत छीन लेगा तो फिर इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसे मात दे पाए। पर उसको रोकने का कोई तो उपाय होगा। मैंने उन आत्माओं से पूछा, हाँ उपाय तो है, पर वह बहुत कठिन है। मुझे बताओ क्या उपाय है? नहीं, हम तुम्हें नहीं बता सकते। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। इस उपाय को करने में तुम्हें भी नुकसान पहुंच सकता है। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। राजवीर को रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उन्हें समझाते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो फिर सुनो कि तुम्हें क्या करना होगा। वह आत्मा बोली, तुम्हें पहले तो किसी भी तरह राजवीर के पास वह बोतल जिसमें जादुई पानी है और वह छड़ी जिसमें जादुई ताकत है यहाँ लानी होगी। उसके बाद तुम्हें उस छड़ी से हम सबको बोतलों से निकालना होगा और फिर हम सब पर उस जादुई पानी की एक एक बूंद डालनी होगी। पर ऐसा करने से तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ रोक सकती हैं और इसमें तुम्हें चोट भी पहुंच सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि बोतलों से आज़ाद होने के बाद कुछ आत्माएं तुम पर भी हमला कर दें। मेरे ऊपर हमला? पर क्यों? मैं तो इन्हें बचा रहा हूँ। मैंने आश्चर्य से पूछा। वैसे तो यहाँ की हर आत्मा को तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए, पर यह ज़रूरी नहीं कि हर आत्मा यही सोचती हो। कुछ आत्माएं बहुत बुरी भी होती हैं, इसलिए ऐसी आत्माओं से तुम्हें खतरा हो सकता है। तभी मैं कह रहा हूँ कि तुम ये खतरा अपने सर मत उठाओ। पर उन बुरी आत्माओं से बचने का कोई तो उपाय होगा। मैंने उस आत्मा से पूछा। हाँ उपाय है, अधूरी बाबा का खंजर। वह अधूरी बाबा जिसको मारकर राजीव ने हम सबको अपना कैदी बना लिया था। ये सब कैसे हुआ? मुझे विस्तार से समझाओ। मैंने उस आत्मा से पूछा। हम सब आत्मा पहले एक अधूरी बाबा की कैद में रहती थी, पर वह अधूरी बाबा हमसे हमारी ताकत नहीं छीनता था। वह हमारी ताकत का उपयोग मनुष्य जाति की भलाई के लिए किया करता था। एक दिन उसका सामना राजवीर से हुआ। न जाने कैसे राजवीर ने उसका विश्वास जीत लिया और अधूरी बाबा उसको यहाँ गुफा में ले आए। राजवीर ने जब ये सब देखा तो उसके मन में लालच आ गई।
उसने अधूरी बाबा से तंत्र मंत्र की सारी विद्या सीख ली और फिर उनके साथ विश्वासघात किया और उन्हें खंजर मार डाला। और तब से हम सब आत्माएं उसकी कैद में हैं। वह खंजर मुझे कहाँ मिलेगा? मैंने उस आत्मा से पूछा। यहाँ से बाहर निकलकर तुम्हें इस गुफा के पीछे एक और गुफा नजर आएगी। वहाँ पहुंचकर तुम्हें बहुत सारे बक्से दिखाई देंगे, पर तुम्हें उन सब बक्सों को नहीं खोलना, सिर्फ सही बक्से को खोलना है। सही बक्सा वही होगा जो सूर्य की रोशनी में सबसे तेज चमकेगा, उस आत्मा ने कहा। मैं उनके कहे अनुसार गुफा से निकलकर दूसरी गुफा में जाने लगा। दूसरी गुफा में जाने का रास्ता बहुत ही छोटा था। मुझे घुटनों के बल बैठकर गुफा का रास्ता तय करना पड़ा। जब मैं गुफा में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत गहरा अंधेरा था। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च जलाकर बक्सा ढूंढने लगा। गुफा में जगह जगह चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे और सांप भी रेंग रहे थे। डर के मारे मेरी जान सूख रही थी, पर मुझे ये काम करना ही था। किसी तरह मैं बक्सों तक पहुंच ही गया। पर सही बक्सा तो वही होगा जो रोशनी में चमकेगा, पर रोशनी कहाँ से आएगी? ये गुफा तो बिल्कुल बंद है। तभी मेरी नजर गुफा की दीवारों पर पड़ी। सारी दीवारें सूखी थी, लेकिन एक जगह की दीवार गीली थी। मैं सांप और चमगादड़ों से बचते बचते वहां तक पहुंचा। मैंने वहां पड़ा एक सरिया उठाया और उस गीली दीवार को खोदने लगा। थोड़ी ही देर में उस दीवार से सूर्य की किरण अंदर गुफा में आने लगी। मैंने पलट के बक्सों की तरफ देखा। सूर्य की किरण बक्सों तक पहुंच रही थी और देखते ही देखते एक बक्सा पूरी तरह जगमगा उठा। मैं भागकर उस बक्से तक पहुंचा और उसे खोल दिया। उसमें एक जगमगाता हुआ खंजर पड़ा था। मैंने उसमें हाथ डाला और उस खंजर को निकाल लिया। उस खंजर को लेकर मैं बहुत फुर्ती से पहली गुफा की तरफ दौड़ा। हमें पूरा यकीन था कि तुम ये खंजर जरूर ढूंढ लाओगे, क्योंकि ये खंजर उसी इंसान को मिल सकता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द और अपनापन हो। उस आत्मा ने मुझे शाबाशी देते हुए कहा। उस आत्मा के कहने पर वह खंजर मैंने उसके पास संभाल कर रख दिया और गुफा से बाहर निकल आया। अब मुझे राजवीर से वह जादुई पानी वाली बोतल और जादुई छड़ी चुरानी थी। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि राजवीर मौसा जी और मौसी जी को बता रहा है कि आज उसकी एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता है। उसका सामना आज शहर के सबसे बड़े पहलवान से होने वाला है और उसे यकीन है कि वही जीतेगा और जीतने पर इनाम की राशि भी बहुत बड़ी है। मेरा मन राजवीर के प्रति गुस्से से भरा हुआ था। जब राजवीर घर से बाहर निकला तो मैं उसके कमरे में पहुंचा। अब मेरा मकसद उन दोनों चीजों को हासिल करना था। मैंने पूरे कमरे की तलाशी लेनी शुरू करी। ढूंढते ढूंढते मुझे एक छोटा सा संदूक दिखाई दिया। मैंने उस संदूक को खोला तो उसमें मुझे वह बोतल और जादुई छड़ी दोनों मिल गई। मुझे राजवीर के दिमाग पर थोड़ी हंसी आई कि उसने इतनी लापरवाही से इन दोनों चीजों को रखा हुआ था। शायद उसने इसलिए भी इतनी लापरवाही करी क्योंकि उसे यकीन था कि उसका ये राज किसी के सामने नहीं खुलेगा। मैंने उन दोनों चीज़ों को उठाया और किसी तरह सबकी नज़रों से बचता हुआ घर से बाहर निकल आया। जब मैं उस पानी की बोतल और छड़ी को लेकर गुफा में पहुंचा तो सभी आत्मा डर गईं और एक अलग तरह का शोर मचाने लगी। तभी वह आत्मा मुझसे बोली, तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए हमें आज़ाद करने से पहले एक बार और सोच लो। मैंने उत्तर दिया, यदि मुझे दोबारा सोचना ही होता तो मैं इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाता। उस आत्मा ने मुझे एक मंत्र बताया। उस मंत्र का जाप करके मैंने उस डंडे को उन सभी आत्माओं की बोतलों पर घुमा दिया। देखते ही देखते सभी बोतलों के ढक्कन खुल गए और सभी बोतलों में से एक अजीब प्रकार का धुआं निकलने लगा। पूरी गुफा धुएं से भर गई। सभी आत्माओं के आज़ाद होने के बाद मैंने उन सब पर जादुई पानी की एक एक बूंद डालना शुरू कर दी। जैसे जैसे मैं उन पर बूंद डालता चला गया वैसे वैसे वो शक्तिशाली होती चली गई। उनमें से कुछ आत्मा तो शांत होकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, पर जैसा कि उस आत्मा ने मुझे बताया था, कुछ आत्माओं ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैं उनसे बचकर इधर उधर भागने लगा, पर वह लगातार मुझ पर हमला कर रही थी। तभी बाकी सभी आत्माओं ने चिल्लाकर मुझे खंजर उठाने को कहा। मेरा मन इस बात की गवाही नहीं दे रहा था, पर मैं मजबूर था, इसलिए मुझे खंजर उठाना पड़ा। मैंने खंजर उठाकर आत्माओं के आर पार कर दिया। वह आत्मा उस खंजर को झेल नहीं पाई और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। देखते ही देखते वह सब बुरी आत्माएं खंजर के वार से राख में बदल गई। अब आप सभी अच्छी आत्माएं आज़ाद हैं, पर आपके आज़ाद होने से राजवीर की ताकत कैसे कम होगी? मैंने सभी आत्माओं से पूछा। राजवीर इसलिए इतना ताकतवर था क्योंकि वह हमारी शारीरिक ताकत को अपने अंदर खींच लेता था। तब वह ऐसा इसलिए कर पाता था क्योंकि उसने हमें अपना गुलाम बना रखा था, पर अब हम आज़ाद हैं। तुम्हारी वजह से
हमें ये आज़ादी मिली है, अब हम सीधे अपने लोक में चले जाएंगे और हमारे अपने लोक में पहुंचते ही राजवीर की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। उनमें से एक आत्मा ने मुझे एक चमकता हुआ नंग दिया। इस नंग को हमेशा अपने पास रखना, ये नंग तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। यह कहकर वह सभी आत्मा वहाँ से लुप्त हो गई। जब मैं घर पहुँचा तो मैंने देखा कि मौसी जी राजवीर के जख्मों पर मरहम लगा रही थी और उसे बोल रही थी, मैंने तुझे मना किया था कि उस पहलवान से मत उलझना, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख तेरा क्या हाल हो गया है। मैंने राजवीर की तरफ देखा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज अचानक उसकी ताकत इतनी कम कैसे पड़ गई। पर मुझे बहुत खुशी थी कि मैंने उसकी इस बात का भांडा फोड़ दिया और उन आत्माओं को उसके चुंगल से बचा लिया। हमें ये समझना चाहिए कि हमें कोई हक नहीं कि हम किसी को बंदी बनाकर उस पर अत्याचार करें और उनकी ताकत का गलत उपयोग करें। राजवीर ने जो किया उसके लिए उसको बहुत कम सज़ा मिली। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।